जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या में हम सब अभी मनुष्य लोक के बारे में जान रहे थे। मनुष्य कहाँ कहाँ रहते हैं, तो हमने जाना था मनुष्य 2.5 द्वीप और 2 समुद्र तक मनुष्य रहते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमने जम्बू द्वीप का स्टार्ट किया था, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है, राइट, जो मध्य लोक हमने जान लिया, ठीक है, कि 99,000 योजन का रहता है। और जब हम उसको फ्लैट कर दें, उसको जैसे हमने ये चीज देखी थी, ये तो ऐसा कि भी उठा हुआ टाइप का है। अब हम इसके यहाँ पर इस एरिया को अगर देखें, राइट, तो क्या दिखता है हमें? चूड़ी के आकार की कुछ चीजें, संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो चूड़ी के आकार की क्या चीज है? वो द्वीप और समुद्र है। ठीक है, तो ये देखा था। उसके बाद हमने उसको और देखा कि जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र, और लवण समुद्र के बाहर घातकी खंड, घातकी खंड के बाहर कालोदधी, और कालोदधी के बाहर पुष्करवर। तो क्या हुआ? 1, 2 और ये 2.5, 2.5 द्वीप और 2 समुद्र। ठीक है, जहां मनुष्य रह सकता है। फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये जो बीच का सर्कल दिख रहा है, जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं, उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, उसको एक्सपेंड किया तो इस तरह की उसकी संरचना है उस एक्सपेंशन की। ठीक है, तो उसका एक अगर हम बिना इन लाइंस के अगर कुछ देखें, तो इस तरह से पता चलता है कि वहां पर 7 क्षेत्र हैं। राइट, क्षेत्र मतलब भूमिया, राइट, जगह जहाँ लोग रहते हैं। और 6 पर्वत हैं। पर्वत कुलाचल कह लीजिए, पर्वत कह लीजिए, विशाल पर्वत, जो कि इन क्षेत्रों को डिवाइड करते हैं। तो 7 क्षेत्रों को 6 पर्वत डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनके नाम: पहला भरत क्षेत्र, राइट, फिर हैमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद फिर विदे क्षेत्र, फिर ऊपर की तरफ रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, तो 3 जो लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं इधर, और 3 यहाँ पर नीचे, और बीच में एक विदे क्षेत्र पूरा। ठीक है, तो बहुत बड़ा सारा विदे क्षेत्र है। तो ये देखा था। और कुलाचल यानी कि बड़े बड़े जो पर्वत हैं जो डिवाइड करते हैं उनको, वो थे हिमवन पर कुलाचल, राइट, फिर महाहिमवन कुलाचल, फिर निषद कुलाचल, नील कुलाचल, रुक्मी कुलाचल और शिखरी कुलाचल। तो 6 कुलाचल हो गए। अब इनकी चौड़ाई बता दी थी। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? भरत क्षेत्र की। तो ये जो भरत क्षेत्र हमें इतना छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई अगर हम देखें, यहाँ से स्टार्ट करें काउंटिंग करना, तो 526 योजन होती है। ठीक है, तो ये हो गया भरत क्षेत्र का एरिया ऊंचाई की अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ से लेकर और पूरा यहाँ तक एक लाइन खींचे तो 1,00,000 योजन बनता है। तो भरत क्षेत्र का हिस्सा कितना मिलता है? 526 योजन। ठीक है, उसके बाद फिर सबको डबल डबल करते जाना। कहाँ तक डबल करते जाना? विदे क्षेत्र में, विदे क्षेत्र 33,000 योजन का, फिर उसके बाद फिर से आधा होना शुरू हो जाएगा। 16,000, 8,000, 4,000, 2,000, 1,000 और 526 ऐरावत क्षेत्र है ना। तो जैसा आधा पार्ट इधर है, नीचे की साइड दक्षिण में है, उतना ही आधा पार्ट ऊपर की तरफ है, सिमिलर। ये हमने देखा था। फिर हमने और एक चीज देखी थी कि इन कुलाचलों पर तालाब बने हुए हैं। ठीक है,
उन तालाबों में नदियां निकलती हैं, तालाबों से नदियां निकलती हैं। तो 14 नदियां बताई। 14 में से गंगा सिंधु जो है वो हिमवन पर्वत से निकल रही है, और एक और निकलती है रोहितास्या। ठीक है, तो रोहितास्या जो कि सेकंड जो क्षेत्र है, हरी क्षेत्र है ना, वहां पर ये कौन सा क्षेत्र हुआ बीच में? भारत क्षेत्र, फिर ये हिमवन पर्वत, हेमवत क्षेत्र। हाँ, तो हेमवत क्षेत्र में तीसरी जो है रोहितास्या उधर चली जाती है। ये हम डिटेल में देख रहे थे, एक एक क्षेत्र और एक एक कुलाचल के बारे में। ठीक है, तो फिर हम अपने वापस से आते हैं इस पर कि हमने क्या क्या देख लिया था। हमने हिमवान पर्वत कवर किया था कि भारत क्षेत्र के उत्तरी सीमा में हिमवान पर्वत है। ये वो हिमवान नहीं है जो आज हिमालय जिसे कहते हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, ये काफी विशाल पर्वत है, यह स्वर्णमय है। इसका विस्तार भारत क्षेत्र से दूना है, डबल साइज का, 1000 समथिंग। हिमवान पर्वत पूर्व पश्चिम समुद्र तक फैला है। इस पर्वत पर 11 कूट हैं। इन कूटों में पूर्व दिशा के कूट पर जिन मंदिर है। तो जैसे ये जो पर्वत है ना, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इस पे 11 कूट हैं। कूट मतलब चोटियां हैं, 11 चोटियां हैं। तो उनमें से एक जो राइट साइड पूर्व में है, उस पर जिन मंदिर है, कृत्रिम चैत्यालय है, और बाकी पर व्यंतर देवों के भवन बने हैं, देव और देवियों के भवन है। इस पर्वत के बीचों बीच पद्म नामक तालाब है। इसके पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा और सिंधु नदी तथा उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। आई थिंक ये अपने को मिल जाएगा। हाँ, ये है ना। तो ये एक तरफ से सिंधु नदी, एक तरफ से गंगा नदी, और एक तरफ से रोहितास्या नदी निकलती है। ठीक है, इस पर्वत के बीचों बीच पद्म नामक, हाँ ये हो गया। फिर हेमवत क्षेत्र, अगला क्षेत्र है ना। पहले क्या था? भारत क्षेत्र, फिर हिमवान पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र क्या है? अब उसका भी डबल कर दो। इस क्षेत्र का विस्तार भारत क्षेत्र से चौगुना है। इसके बहुमध्य भाग में शब्दवान नामक नाभि गिरी है। तो ये हमने देखा। हाँ, यहाँ पर नहीं दिखा रखा है। तो ये जो क्षेत्र है, जो हेमवत क्षेत्र है, उसके बीचों बीच एक नाभिगिरी नाम का पर्वत है। इस क्षेत्र के पूरब और पश्चिम में रोहित और रोहितास्या नामक दो नदियां बहती हैं। ये दोनों नदियां नाभिगिरी के उत्तर व दक्षिण में उससे 2 कोस परे रहकर ही उसकी प्रदक्षिणा करती अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाती हैं। तो आई थिंक इट शुड बी देयर। इस वाले पिक्चर में नहीं है, तो देखेंगे और कहीं मिलता है तो। जैसे ये, हाँ ये है ना, ये यारा ये रहा, राइट। तो ये जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये नाभिगिरी पर्वत है। ठीक है, तो क्या करती है नदी रोहितास्या, यहाँ से निकल रही है इस तालाब में से, और ऐसे घूम के और लेफ्ट में मुड़ गई। ठीक है, इस तरह से ये जो रोहित नदी है वो इस तालाब से निकली, महाहिमवान के तालाब से नीचे आई, और इसमें हल्की सी 2 कोस दूर से ही घूम गई, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बीच में पर्वत ऑरेंज कलर का दिख रहा है, छोटा सा सर्कल, राइट, वो नाभिगिरी पर्वत है और उसका नाम है शब्दमान। ठीक है, तो ये दोनों नदियां चली गई। हेमवत क्षेत्र में शाश्वत जघन्य भोग भूमि रहती है। यहाँ सदैव सुषमा दुष्मा काल जैसी व्यवस्था रहती है। तो अब जो भी यहाँ पर रहेगा इस एरिया में, तो वो क्या है? भोग भूमि। कैसी भोग भूमि? जघन्य भोग भूमि। ठीक है, जघन्य भोग भूमि है तो, लेकिन भोग भूमि ही है ना। और यहाँ पर जो अपना ये भारत क्षेत्र है जिसमें हम इस समय है, वहां पर क्या रहता है? वहां के जो आर्यखंड है, राइट, उनमें तो 6 के 6 काल रहते हैं, लेकिन बाकी सारी जगह चतुर्थ काल रहता है। जो मलेच खंड है उनमें चतुर्थ काल रहता है। अब उसके बाद महाहिमवान पर्वत। ठीक है, तो ये हमने पहले देख लिया भारत क्षेत्र,
फिर हिमवान पर्वत, फिर हिरण्यवत पर्वत क्षेत्र, फिर महाहिमवान, फिर हरि क्षेत्र। ठीक है। I apologize if I'm taking the wrong names because ये somehow मुझे नाम जल्दी से याद नहीं होते यहाँ पर। बहुत सारे हरी हरी वाले नाम हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। ठीक है। तो महाहिमवान पे महाहेमवत के हेमवत क्षेत्र के उत्तर में महाहिमवान पर्वत है। यह रजतमय है। इसका विस्तार हिमवान पर्वत से 4 गुना है। इस पर्वत पर 8 कूट हैं, जिनमें पूर्व दिशा के सिद्धायतन कूट पर जिनालय तथा शेष कूटों पर व्यंतर देव देवियों के भवन हैं। ठीक है। तो सभी में ये बात लगानी कि सब में अलग अलग संख्या के कूट हैं और उन कूटों में से एक पर जिनालय बना है और बाकियों पर व्यंतर देव देवियों के भवन है। इस पर्वत के मध्य में महापद्म तालाब है। इस तालाब के दक्षिण द्वार से रोहित नदी निकलकर हेमवत क्षेत्र में तथा उत्तर द्वार से हरिकांता नदी निकलकर हरि क्षेत्र में बहती है। तो हमने देखा क्या, यहाँ पर महापद्म तालाब है। किसकी बात कर रहे हैं? ये इस महाहिमवान पर्वत की, राइट। तो ये तालाब, सॉरी ये वाला, ये महाहिमवान यहाँ पर है, ये महापद्म सरोवर है। तो इसमें से एक रोहित नदी निकली तो वो नीचे की तरफ आकर और यहाँ चली गई, और यहाँ पर और कौन सी नदी निकल रही है? हरिकांता, है ना। हरिकांता ऊपर की तरफ जाकर घूमकर नाभिगिरी की तरफ घूमकर और लेफ्ट में चली गई। हरि क्षेत्र, उसके बाद कौन सा क्षेत्र आ गया? हरि क्षेत्र। यहाँ पर हमने महाहिमवान देखा, अब हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र में फिर से वही सर्कल में नाभिगिरी पर्वत है, जिसमें की नदी 2 कोस दूर से निकल जाती है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं हरिकांता नदी और राइट साइड में हरित नदी। हरित नदी कहाँ से निकल रही है? तिंगीच सरोवर से, जो कि निषद कुलाचल का सरोवर है। ठीक है। उसमें से निकली 2 कोस दूर से और राइट में मुड़ गई। तो हरि क्षेत्र महाहिमवान पर्वत के उत्तर और निषद पर्वत के दक्षिण में हरि क्षेत्र है। इसका विस्तार हेमवत क्षेत्र से 4 गुना है। इस क्षेत्र के मध्य भी हेमवत क्षेत्र की तरह नाभिगिरी है। हरित और हरिकांता नदी नाभिगिरी की परिक्रमा करती हुई इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस क्षेत्र में शाश्वत मध्यम भूमि होती है। यहाँ सदैव सुषमा काल जैसी व्यवस्था प्रवर्तित रहती है। तो आप विजुअलाइज कर सकते होंगे कि इसमें मध्यम भोग भूमि है। तो मध्यम भोग भूमि में भी क्या है? सारी व्यवस्था जगन्य, मध्यम और उत्तम में सेम ही है, बस उनके आयु में और उनके जो थोड़ा बहुत उनके भोग में डिफरेंस आता है। बाकी सब क्या है? वहां पर भी कल्प वृक्ष है, राइट। कल्प वृक्षों के साथ जो उन्हें चाहिए वैसी चीज उन्हें मिल जाती है, इस तरह से। अब आ गया निषद पर्वत। हरि क्षेत्र के उत्तर में निषद पर्वत है। यह तपाए हुए स्वर्ण के समान है, जो मतलब एकदम ऑरेंज, जैसे एक सोना होता है और एक तपाया हुआ सोना होता है ना, जैसे और ज्यादा ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, वैसा। तो ये निषद कुलाचल तपाए हुए सोने के जैसा है, और ये हरि क्षेत्र के ऊपर और विदेह क्षेत्र के नीचे, इन दोनों के बीच में है। इसका विस्तार महाहिमवान पर्वत से 4 गुना है। इसमें भी हिमवान पर्वत की तरह 9 कूट हैं। इनमें पूर्व दिशा के सिद्धायतन कूट में जिन मंदिर तथा शेष कूटों में व्यंतर देवों के भवन है। इस पर्वत के मध्य तिंगीच तालाब है। इसके दक्षिण द्वार से हरित और उत्तर द्वार से सीतोदा नदी निकलती है। ठीक है। तो एक द्वार से यहाँ से निकली सीतोदा नदी, राइट, और इधर के द्वार से हरित नदी, है ना। तो तिंगीच सरोवर से नदी निकल रही है। और ये सरोवर बहुत विशाल सरोवर है एक्चुअली, ऐसे छोटे सरोवर नहीं है, इनसे नदियां निकल रही हैं। सोचिए कितने बड़े बड़े सरोवर यहाँ होते होंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब आता है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र सबसे बीचों बीच में है। निषद पर्वत के उत्तर और नील पर्वत के दक्षिण में विदेह क्षेत्र स्थित है।
इसका विस्तार हरी क्षेत्र से 4 गुना है। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइट ग्रीन कलर का है ये विदेह क्षेत्र। यह जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती क्षेत्र है, बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ये, है ना। एक सा मध्यवर्ती मतलब बिल्कुल बीच में पड़ता है। इस क्षेत्र के बिल्कुल मध्य भाग में लोक की नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है। जैसे सेंटर में पेट में नाभि रहती है, ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या है, सुमेरु पर्वत। ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था, ये जैसे द्वीप है ना, द्वीप में यहाँ पर बीच में सुमेरु पर्वत आ गया, तो फिर एक मेरु यहाँ, एक मेरु यहाँ घात की खंड में, राइट। फिर एक मेरु यहाँ और एक मेरु यहाँ, 5 मेरु हम पूजा में पढ़ते हैं ना, 5 मेरुओं के बारे में। तो 5 मेरु कहाँ है, ढाई द्वीप में ये 5 मेरु हो जाते हैं। इसके मेरु, सुदर्शन, मंदर आदि अनेक नाम हैं। तो ये नाम जो है बाकी जो सुमेरु पर्वत है उनके नाम है। सुदर्शन, मंदर, विद्युन्माली, है ना, अचल, ये बाकी के जो मेरु हैं उनके नाम है। मेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 1,40,000 योजन है। टोटल जो हाइट है उसकी वो 1,40,000 योजन है, जिसमें से कि 1,000 योजन जो है उसकी फाउंडेशन कह लीजिए वो जमीन के अंदर है, और बाकी 99,040 योजन ऊपर है। ठीक है, तो यह 1,000 योजन गहरा और 99,000 योजन ऊंचा है। 40 योजन ऊंची इसकी चूलिका है। चूलिका मतलब ये जो ऊपर का एक नोक कह लीजिए, या चूलिका मतलब बेसिकली पॉइंटर, है ना। पृथ्वी तल पर प्रारंभ में मेरु पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। विस्तार मतलब उसका एक्सपेंशन, तो उसकी जो चौड़ाई है, जो ये कह लीजिए जहां तक फैला हुआ है, तो 10,000 योजन में फैला हुआ है, जो ऊपर क्रमशः घटता जाता है। यह भद्रशाल, नंदन, सोमनस और पांडुक नाम के 4 वनों से घिरा है। तो इसमें भी और अच्छे से देख सकते हैं हम। हाँ, ये है ना, जैसे ये सुमेरु पर्वत, राइट। तो ये 1,000 योजन अंदर में है और बाकी बाहर में पूरा 99,000। ठीक है, तो यह इसके 4 वन हैं। एक वन तो बिल्कुल नीचे में ही है, जो ये दिखाई दे रहा है नीचे, भद्रशाल वन। ठीक है, जो ये नीचे बेस में, बेस के साथ ही है, वो भद्रशाल वन। फिर उसके थोड़ा ऊपर चल के नंदन वन। ठीक है, फिर सोमनस वन यहाँ पर, और सबसे ऊपर फिर पांडुक वन। ठीक है, चूलिका से पहले पांडुक वन। इसमें भद्रशाल वन पृथ्वी पर तथा शेष 3 वन मेरु की 3 कटनियों पर हैं। कटनियां बोलते हैं मतलब जैसे क्या हुआ कि ऐसा मेरु पर्वत ऊपर उठा उठा, राइट। 11,000 योजन तक तो बिल्कुल इक्वल रहा, सेम रहा। फिर अब धीरे धीरे ऐसे कम होना शुरू हुआ। ठीक है, कम होते होते यहाँ पर कितने योजन, 51,500 योजन के बाद अचानक से उसमें एकदम फ्लैट हो चारों गया। तरफ से कम हो गया, चारों तरफ से कम हो गया। तो उससे क्या हो गया, ये जो एरिया बन गया, ये क्या बन गया, सोमनस वन। ठीक है, तो इस एकदम से जो एरिया कम हुआ, चारों तरफ से कम हुआ, और ये क्या बन गया, कटनी बन गई। ठीक है, कटनी बेसिकली जैसे चबूतरा है ना, एक पेड़ के चारों ओर चबूतरा हम देखते हैं, राइट। उसी तरह का आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये कटनी इज लाइक चबूतरा। ठीक है, तो ऐसे ही बेस में भद्रशाल वन, फिर ऊपर आए थोड़ा सा 500 योजन, तो नंदन वन, फिर से कटनी बन गई वहां पर। अपने आप में ये कम हो गया पूरा एरिया, 10,000 का योजन था पूरा, लेकिन कम हो गया थोड़ा। तो उससे वहां पर उस कटनी पर नंदन वन बन गया। फिर और ऊपर चले तो अगली कटनी पर सोमनस वन, और उसके ऊपर चले तो
अगली कटनी पर पांडुक वन बन गया। ठीक है, इस तरह से ये सुमेरु पर्वत को विजुअलाइज कर सकते हैं। पृथ्वी तल से 500 योजन ऊपर नंदनवन के स्थान पर यह चारों ओर से एक साथ 500 योजन संकुचित हो जाता है, क्योंकि पहले कितना था, 10,000 योजन का विस्तार था, राइट। तो उसमें से 500 योजन चारों तरफ से कम हो गया। यही उसकी पहली कटनी है। तत्पश्चात 11,000 योजन समान विस्तार से जाता है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, समान विस्तार मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में जाता है, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो ये घटना शुरू हो गया। तो क्या कह रहे हैं, 11,000 योजन तक समान विस्तार से जाता है और फिर घटता हुआ 51,500 योजन जाने पर सोमनस वन के स्थान पर 500 योजन संकुचित होता है। मतलब क्या कि यहाँ पर जब पहुंचे तब फिर से 500 योजन चारों तरफ से कम हो गया, तो कटनी बन गई, राइट। तो उस कटनी पर क्या है, सोमनस वन। उसके बाद 11,000 योजन तक पुनः समान विस्तार से जाता है। उसके ऊपर 25,000 योजन तक क्रमशः घटता हुआ पांडुक वन के स्थान पर चारों ओर से युगपत 494 योजन संकुचित हो जाता है। तो फिर से इक्वल जाता जाता 11,000 योजन तक इक्वल गया, फिर घटना शुरू हो गया 25,000 योजन तक। ठीक, और फिर जब पांडुक वन तक पहुंचे तो 494 योजन चारों साइड से कम होने से एक सिर्फ चूली का बराबर भाग रह गया। मेरु पर्वत के चारों वनों की चारों दिशाओं में 4-4 अकृत्रिम जिनालय हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो ये हमने भद्रशाल वन देखा, राइट, उसके बाद नंदन वन देखा, उसके बाद सोमनस वन और पांडुक वन, तो इन चारों में चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। और पांडुक वन की चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएं हैं। ये है पांडुक वन। इसमें पांडुक वन कह लीजिए या सबसे टॉप का हिस्सा जो है वहां पर क्या है, सबसे टॉप पर पांडुक शिला है ना। अपन पढ़ते हैं ना, भगवान का जन्माभिषेक कहाँ होता है, पांडुक शिला पर ले जाकर। तो वो एक अलग व्यवस्था है कि पांडुक शिला में कौन से, भरत क्षेत्र के जैसे हमेशा पांडुक शिला पर होता है उनका नवन, और एरावत क्षेत्र के रक्ता शिला पर। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर ये 2 विदेह क्षेत्र के। तो इस तरह से भगवान का अभिषेक के लिए पांडुक शिला को चूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है वैसे, पांडुक शिला पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, फिर पांडु कंबला पर पश्चिम विदेह के क्षेत्रों के तीर्थंकरों का, फिर रक्ता पर एरावत क्षेत्र, और इस पर पूर्व विदेह के तीर्थंकरों का अभिषेक होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, ये अकृत्रिम जिनालय। ठीक है, तो कितने टोटल जिनालय हो गए, 4 वन अगर हैं और चारों दिशाओं में हर एक वन में जिनालय हैं, 16 हो गए। 16 हो गए। और कितने मेरु पर्वत हैं, 5। ठीक है ना, तो 16 टाइम्स 5 80 है ना। तो बोलते हैं ना 80 जिन धाम है ना, पंचमेरु के जब हम पूजा पढ़ते हैं तब उसमें 80 जिन चैत्यालों की, किन चैत्यालों की, अकृत्रिम जिन चैत्यालों की हम पूजा करते हैं। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये आपको थोड़ा आइडिया है ये अकृत्रिम चैत्यालय जो है इनके अंदर क्या है और इनको अकृत्रिम कहने का क्या मतलब है? हाँ, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक्चुअली इस पे वीडियो भी बने हुए हैं। और अकृत्रिम मतलब इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप पूछें कि सुमेरु पर्वत को किसने बनाया, तो किसी ने बनाया नहीं है, ये है बस, है ना। इसी तरह से अकृत्रिम चैत्यालय भी हैं, और उन हर अकृत्रिम चैत्यालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। जिन प्रतिमाएं कितनी बड़ी होती हैं, 500 धनुष की जिन प्रतिमाएं होती हैं, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रतिमाएं हैं उस तरह की होती हैं हाँ या? एकदम, मतलब ऐसी नहीं है वहां, तो जैसे पाषाण की या मेटल की होती हैं, वहां पर जो प्रतिमाएं होती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सजीव हो, बनती अच्छा अच्छा। मड़ियों की हैं,
लेकिन एकदम जैसे स्फटिक मणि की होती है ना, एकदम सजीव, जैसे अभी बोल पड़े, अच्छा अच्छा इतनी अच्छा। प्यारी। बिल्कुल, मतलब इवन बालों का रंग, उनकी आईज का कलर, सब कुछ मतलब जो नेचुरल में होता है वैसा वैसा रहता है। तो बहुत सुंदर, मतलब तो उनका मतलब तो। बालों को ये काला हाँ रंग, और आंखों, वैसे तो हमारे भगवान आंख बंद हाँ, किए हुए नीचे होते रखते हैं, हाँ हाँ हाँ। हैं। अच्छा जैसे लोग अच्छा। दिखाने में वैसा बताया है उनके रंग, मतलब जैसा ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगे। हम्म, जबकि है वो स्फटिक मणि की और उसकी रत्नों की बनी। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर घंटे लगे होते हैं, तोरण लगे होते हैं, ये अष्ट मंगल प्रातिहार्य होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य। तो यही सब कुछ व्यवस्था है, और ये सारी सामग्री है, उसके साथ फिर देव आकर वहां पूजन करते हैं। ठीक है, इवन विद्याधर वहां जा सकते हैं। अरुण जी जी ने, जैसे नंदा जी ने कहा कि आईज बंद होती हैं, तो कुछ ऐसा नहीं होता कि नासिका की तरफ वो देखते रहते हाँ हैं, हाँ आईज हाँ, ऐसा नहीं पूरी होती? बंद नहीं होती, लेकिन हाँ, हाँ नासिक नासा दृष्टि रहती है, हाँ, नीचे ठीक। झुके हुए, हाँ हाँ। हाँ ठीक। हम्म, ठीक है, तो पांडुशिला का पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं विदेह क्षेत्र के भाग पर। विदेह क्षेत्र में, ये जो है ये विदेह क्षेत्र का भाग है। विदेह क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे, राइट, ये दिस इज विदेह क्षेत्र, राइट, जो लाइट ग्रीन कलर का देख रहे थे ना हम, उसमें अब अगर लाइंस दे दी जाएं तो ऐसा दिखेगा। लाइंस मतलब कि उनके सेक्शन कर दिए जाएं। सेक्शन कर देने से जो ये डार्क लाइन दिख रही है, ये वाली, इसके अंदर का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, भोग भूमि। ठीक है, और इसके बाहर का जो ये क्षेत्र है ये कर्म भूमि। ठीक है, तो ये, इसको अगर यहाँ पर हाफ में डिवाइड करते हैं, ये उत्तर कुरु एरिया और ये देव कुरु। तो इस तरह से विदेह क्षेत्र के में कुरु क्षेत्र भी है और कर्म भूमि भी है। ठीक है, तो देव कुरु और उत्तर कुरु की बात पहले चलती है। विदेह चारू क्षेत्र, कर हाँ एक सेकंड, चारू कर्म भूमि ही होगी या भोग भूमि भी होगी इधर विदेश क्षेत्र में? हाँ हाँ हाँ, भोग भूमि भी है ना। ये जो हाँ बताई उत्तर कुरु और देव कुरु, ये भोग भूमियां हैं। अच्छा, कैसी भोग भूमियां? उत्तम भोग भूमियां। ओके। अभी तक हमने कौन सी पढ़ देखी थी? जो नीचे मध्य के दो जगन्य है, क्षेत्र थे, जगन्य, मध्यम और जघन्य, जब राइट। मध्यम और हाँ, जगन्य। तो विदेह क्षेत्र के देवकुरु और उत्तर कुरु, इन दो एरिया में उत्तम भोग भूमि रहती है। तो चारू जो ये बीच में ब्लू लाइन करी और इसमें बीच में ये पांच पांच ये चीजें दी। हाँ, वो सब बता रहे हैं, वो ओके सब इसमें पढ़ेंगे हम। ओके। हम्म। तो विदेह क्षेत्र दो भागों में विभक्त है, कुरुक्षेत्र व विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र जिसे बोले तो विदेह देश, राइट, जो नगरियां हैं, जब हम बोलते हैं ना विदेह क्षेत्र की नगरियां, तो वो यहाँ है, राइट, इस ब्राउन लाइन के बाहर। ठीक है, और जो कुरुक्षेत्र है वो ये एरिया में कुरुक्षेत्र है। उसके दो भाग फर्दर कर दिए, देव कुरु और उत्तर कुरु। सुमेरु पर्वत के दक्षिण और निषद पर्वत के उत्तर में देवकुरु है। क्या कह रहे हैं? सुमेरु पर्वत के दक्षिण मतलब नीचे की साइड में, राइट, और निषद पर्वत के उत्तर की तरफ, यानी इसके ऊपर, राइट। तो ये जो एरिया है ये देवकुरु एरिया है। ठीक है, और उसके यहाँ पर देखे तो नील पर्वत के दक्षिण में और देवकुरु के ऊपर, सुमेरु पर्वत के उत्तर में उत्तर कुरु है। यह उत्तम भोग भूमि है। फिर सुमेरु पर्वत के मूल भाग में 4 गजदंत पर्वत हैं। क्या है? गजदंत। ये जो आप पूछ रहे हैं ना अभी, ये क्या लाइनें जा रही हैं, ये लाइनें नहीं है, ये पर्वत हैं। ठीक है, कौन से पर्वत है? गजदंत पर्वत कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरीके के तिरछे जा रहे हैं, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, इसलिए इनको गजदंत पर्वत कहते हैं, हाथी के दांत की तरह निकले हुए हैं। तो यहाँ से सुमेरु पर्वत से जुड़े हुए और यहाँ पर कुलाचल पर टच होते हुए। ठीक है, ठीक। तो 4 पर्वत हैं। क्या कह रहे हैं? सुमेरु पर्वत के मूल भाग में 4 गजदंत पर्वत हैं, जो एक और तो निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? निषद, राइट, निषद को स्पर्श कर रहे हैं दोनों साइड से,
यहाँ पर नील से को स्पर्श कर रहे हैं, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि जो एक ओर तो निषद और नील कुलाचलों को स्पर्श करते हैं और दूसरी ओर सुमेरु को, राइट। तो दूसरी ओर मतलब जो उनका दूसरा सिरा है वो सुमेरु पर्वत को टच करता है। इनके नाम क्रमशः सोमनस, विद्युतप्रभ, गंधमादन और माल्यवान है। तो क्या बता रहे हैं, देवकुरु पूर्व और पश्चिम में क्रमशः सोमनस और विद्युतप्रभ गजदंत से घिरा हुआ है। देवकुरु जो है, देवकुरु में 2 गजदंत बता दिए, कौन से हैं नाम उनके। देवकुरु में सोमनस और विद्युतप्रभ, ठीक है। और उत्तर कुरु में माल्यवान और गंधमान पर्वत क्रमशः पूर्व और पश्चिम दिशा में घेरे हुए हैं। फिर सीतोदा नदी निषद पर्वत के तिंगीच तालाब दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। क्या हुआ, जो निषद कुलाचल है नीचे वाला, उसमें से जो उसका सरोवर है, तालाब है तिंगीच, राइट, उसमें से सीतोदा नदी निकलती हुई फिर वैसे ही 2 कोस दूर से ऐसे उसके चक्कर लगाती हुई और चली जाती है लेफ्ट साइड में, ठीक है, सीतोदा नदी। और ऐसे ही सीता नदी कहाँ से निकलती है, केसरी सरोवर से निकली, चक्कर लगाया और मुड़ गई, ठीक है। तो सीतोदा नदी तिंगीच से निकली और दक्षिण द्वार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। तो क्या कर रही है, सुमेरु पर्वत के 2 कोस पहले ही पश्चिम की ओर से उसकी अर्ध परिक्रमा करती हुई विद्युत प्रभ गजदंत की गुफा में प्रविष्ट हो जाती है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ से निकली, राइट, ऐसे चलती हुई, और यहाँ पर जब वो यहाँ पर ये क्या आ गया, गजदंत पर्वत आ गया, राइट। तो पर्वत के ऊपर से तो चढ़ के निकलेगी नहीं, नदी है तो नीचे से, तो इसलिए गुफा बोलते हैं उसे, नीचे से निकली क्योंकि, इसलिए गुफा बना दिया, एक तरह से उसका क्रॉसिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। गुफा में प्रविष्ट हो जाती है, उसमें से निकलकर पश्चिम विदे की ओर बहती हुई पश्चिम समुद्र में गिरती है। पश्चिमी समुद्र, यहाँ पर जो भी यहाँ पर समुद्र बैठेगा, यहाँ पे लवण समुद्र में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये किसका बताया, सीतोदा नदी, जो कि तिंगीच से निकलती हुई यहाँ पर गुफा से नीचे से, इस गजदंत के नीचे से निकलती हुई और लेफ्ट में मुड़ जाती है। इसी प्रकार सीता नदी भी नील पर्वत के केशरी हृद मतलब तालाब, केशरी तालाब के दक्षिण द्वार से निकलती है और माल्यवान गजदंत की गुफा में से निकलकर पूर्व विदेह के मध्य बहती हुई पूर्व सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बताया ही था। तो सेम सीता नदी ऐसे निकली घूमते हुए इस गजदंत पर्वत के गुफा बनाकर नीचे से निकलती हुई चली जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या चीजें हैं, तो ये भी 5-5 तालाब हैं, दोनों नदियों पर बीच में 5-5 तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब हैं। देवकुरु में निषद पर्वत से 100 योजन उत्तर में सीतोदा नदी के दोनों तट पर यमकगिरी नाम के 2 पर्वत हैं। क्या बता रहे हैं, सीतोदा नदी के दोनों तटों पर, ये जो तट है मतलब कॉर्नर्स हैं उसके, उस पर 2 पर्वत हैं। इसी तरह से जो सीता नदी है उसके भी 2 पर्वत हैं। इसी प्रकार उत्तर में नील पर्वत के दक्षिण में 100 योजन जाकर सीता नदी के दोनों तटों पर 2 यमकगिरी हैं। इन यमक पर्वतों से, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हमारा, हाँ हाँ, क्या चीज बताना, एक बार फिर से रिपीट करिए, इसके बाद सीतो नदी के बाद क्या हाँ हाँ हाँ। तो ये तो समझ में आया कि हर एक कुलाचल के बीच में सरोवर है और उसमें से नदियां निकल रही हैं, राइट। तो यहाँ पर जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में भी 2 नदियां बहती हैं, कौन सी, सीतोदा नदी और सीता नदी। सीतोदा नदी जो है वो निषद कुलाचल के तिंगीच सरोवर से निकलती है, यहाँ से निकली घूमते हुए पश्चिम में चली गई। ऐसे ही सीता नदी केसरी सरोवर से निकली, इधर प्रदक्षिणा दी और इधर से रायपुर में चली गई, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब जब ये 100 योजन पूरा हुआ था उसका, तो यहाँ पर 2 यमकगिरी पर्वत
पड़े बीच में, ठीक है, इन दो पर्वतों के बीच में से निकल के बह रही है, राइट। तो यहाँ पर दो पर्वत आए, बस इतना ही बताया है अभी। इन यमक थैंक यू। पर्वतों से, हाँ कुछ पूछ रहा? हाँ हाँ, समझ में आया, थैंक यू। हाँ, इन यमक पर्वतों से 500 योजन उत्तर में देवगुरु की सीतादा नदी के मध्य उत्तर दक्षिण लंबाईमान 5 तालाब हैं। जो अभी हम सोच रहे थे ना, ये क्या है वाइट वाइट, तो अब इन पर्वतों से निकलते हुए नदी के ऊपर ही 5 तालाब हैं। 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर। ये तालाब नदियों के प्रवेश व निकास द्वारों से युक्त हैं। नदियां इनमें एंटर करती हैं और निकल रही हैं। इसी प्रकार उत्तर कुरु में भी सीता नदी के मध्य 5 तालाब हैं तथा भद्रशाल वन की पूर्व व पश्चिम दिशाओं में भी सीता और सीतोदा नदियों के मध्य इसी प्रकार के 5-5 तालाब हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सब कुछ व्यवस्था जो है प्रकृति की बनी हुई है। किसी ने ऐसा नहीं कि वहां पर लगकर ये तालाबों को बनाया होगा, ठीक है। जो बना हुआ है बस उसको जानकारी के लिए हमें बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो जस्ट जैसी व्यवस्था है अपन पढ़ते जा रहे हैं उसको कि हाँ ऐसा है ना। प्रत्येक तालाब के पूर्व पश्चिम तटों पर 5-5 करके कुल 200 कनक गिरी हैं। प्रत्येक तालाब मतलब जो 5-5 थे उनमें प्रत्येक में एक एक के पास 5-5 करके कुल 200 कनक गिरी हैं। तो कितने तालाब हुए यहाँ पर? 5 तालाब हैं, पांचों के पास एक एक के पास 5-5 है ना, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। कहाँ गया? हाँ, पूरब पश्चिम तटों पर 5-5 करके कुल 200 कनक गिरी हैं। तो पूरब के तट पर 5 और पश्चिम के तट पर 5, तो एक तालाब के 10 पर्वत हो गए, राइट। और कितने पर्वत हैं जो टोटल? 20, राइट। तो 20 टाइम्स 10, राइट, तो 200 टोटल पर्वत हो गए। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ऑरेंज ऑरेंज एरिया है ना तालाब के दोनों साइड पर, ये बेसिकली डॉट्स हैं, छोटी छोटी। 5 पर्वत इधर, 5 पर्वत इधर, फिर 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 ऐसे। तो हर तालाब के दोनों साइड पर 5-5 पर्वत हैं, कनकगिरी हैं, ठीक है। देवगुरु और उत्तर कुरु के भीतर भद्रशाल वन में सीतोदा और सीता नदी के पूर्व और पश्चिम तटों पर एक एक करके 4 गजेंद्र पर्वत हैं। तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया था ना, 4 गजेंद्र पर्वत, ये वाले पर्वत गजेंद्र गजदंत पर्वत। इसी प्रकार के 4 गजेंद्र पर्वत इन दोनों कुरुक्षेत्रों के बाहर भद्रशाल वन में उक्त दोनों नदियों के उत्तर दक्षिण तटों पर भी हैं। इस प्रकार गजेंद्र पर्वतों की कुल संख्या 8 है। तो ये कुछ और की बात करें, इसका मतलब गजेंद्र पर्वत, ये और डिटेल में देखना पड़ेगा। गजेंद्र पर्वत या तो इनको कह रहे हैं ये वाले, इसको एक बार और देख लेंगे हम। दिग्गजेंद्र पर्वत किनको कहा है, ठीक है। टोटल 8 हैं ये। निषद और नील पर्वत से संलग्न संपूर्ण विदेह क्षेत्र के विस्तार के समान लंबी दक्षिण उत्तर लंबाईमान भद्रशाल वन की वेदी है। भद्रशाल वन जो है ये वन है, ठीक है। इसकी बात करें बर्फी के आकार का जो है, ये बिल्कुल सुमेरु पर्वत से टच होता हुआ निषद व नील पर्वत से संलग्न संपूर्ण विदेह क्षेत्र के विस्तार के समान लंबी दक्षिण उत्तर लंबाईमान भद्रशाल वन की वेदी है।
इसको थोड़ा सा और देख लेंगे। एक्चुअली मैंने इसको ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, है ना, तो इतने पार्ट को कि ये मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि गजेंद्र पर्वत, क्योंकि इट इज ओके, वी कैन लाइक वी गॉट आइडिया कि क्या हाँ शेप है, हाँ, कैसे है। लेकिन मुझे खुद के लिए भी जानने के लिए, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो आई हैव टू डू मोर रिसर्च ऑन दैट। क्योंकि हम लोग भी याद तो नहीं रख पाएंगे हाँ इतनी हाँ हाँ, आई डिटेल, अंडरस्टैंड, जितनी थैंक यू। समझ पा रहे हैं उतनी यस काफी। यस, तो यहाँ से एक बार और देख लेंगे इसको, ठीक है, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक एक बार और देख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जम्बू शालमली वृक्ष, आपने नाम भी सुना होगा, अपन जम्बू शालमली, उस पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, इस वजह से अपन उनका नाम लेते हैं। तो क्या है, देवकुरु में निषद पर्वत के उत्तर विद्युत प्रभ गजदंत के पूर्व, यहाँ पर, राइट, ये क्या कह रहे हैं, ये जो गजदंत है इसके ऊपर यहाँ पर एक जम्बू वृक्ष, बहुत विशालकाय वृक्ष, और ये हरा नहीं रहता, मतलब वनस्पति कायिक नहीं रहता, ये पृथ्वी कायिक होता है, रत्नों से बना हुआ, ठीक है, इतना विशाल कि इस पर एक चैत्यालय बना होता है। सीतोदा नदी के पश्चिम और सुमेरु पर्वत के नैऋत्य दिशा में शालमली वृक्ष स्थल है, तथा सुमेरु पर्वत के ईशान दिशा में, नील पर्वत के दक्षिण, माल्यवान गजदंत के पश्चिम और सीता नदी के पूर्व में जम्बू वृक्ष स्थित है। ये दोनों वृक्ष पृथ्वीमयी हैं तथा अपने अपने परिवार वृक्षों के साथ शोभायमान है। तो दोनों वृक्षों की बात कर दी, जो थोड़ी बहुत डिटेल दी है वो क्या, कि सुमेरु के दक्षिण में, राइट, देवगुरु के पश्चिम में, गजदंत के दक्षिण में यहाँ पर शालमली वृक्ष है, और इसी तरह की विशेषता जम्बू वृक्ष की है, ठीक है, तो एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में, ठीक है, तो ये जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष, और इसी जम्बू की वजह से, जम्बू वृक्ष की वजह से ही जो ये द्वीप का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक तरह से जामुन को भी बोलता है ना, जम्बू, है ना। ये दोनों वृक्ष पृथ्वीमय हैं तथा अपने अपने परिवार वृक्षों के साथ शोभायमान है। ये आगे का विधेयक के 20-32 क्षेत्र की जानकारी कल करेंगे अपन। जो यहाँ पर ये जो 32 नगरियां आ जाती हैं, ये उनकी चर्चा है, ठीक है। इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 और इधर 8, तो 32, 8 चौक 32, ठीक है। इसके लिए किसी को कोई क्वेश्चन जो आज पढ़ा है? एक बार सब क्षेत्र के नाम लाइन से रिपीट करिए ना। सब क्षेत्रों के नाम, श्योर। हाँ। तो हमने क्या देखा था, नदियां हैं ये, हाँ ये है ना, यहाँ पे सबसे पहले भरत क्षेत्र था, फिर हिमवान पर्वत, ठीक है, फिर हैमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवान पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, फिर निषद कुलाचल या पर्वत, फिर विदे क्षेत्र, फिर नील कुलाचल, फिर रम्य क्षेत्र, रुक्मी कुलाचल, हैरण्यवत, शिखरी और ऐरावत। अभी हम जानकारी किसकी ले रहे थे, विदे क्षेत्र की, विदे क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत। थैंक यू। एक चीज पूछनी थी कि हम जब पूजा वगैरह करते हैं तो हम ये निषद, हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, इन सब की नहीं इतनी पूजा करते, लेकिन विदेश क्षेत्र के बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका क्या रीजन है? विदेश क्षेत्र के 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि विदेश क्षेत्र की जो नगरियां हैं ना, जो हम देखेंगे कल, तो उसमें आज भी तीर्थंकर हैं, ठीक है ना, विच इज अ बिग डील, राइट, कि आज भले ही हमारे क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में नहीं है तीर्थंकर, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर हैं, अरिहंत है, ठीक है, अरिहंत है। तो हम परोक्ष में, हम दूर बैठकर ही उनको वहां पर विजुअलाइज करके उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर सुमेरु पर्वत पर हमने अभी क्या देखा, 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, राइट, तो हम उन प्रतिमाओं को भी यहाँ से वंदना करते हैं, वो इतनी सुंदर है कि हम उनकी यहीं से बैठकर उनकी अकृत्रिम जिनालयों की पूजा और अर्घ चढ़ाते हैं।
ठीक है। और वहां पर भगवान का वो भी हुआ है, मतलब जन्म कल्याण जब होता है तो वहां ले जाके उनका वो सुमेरु पर्वत पर लेके सुमेरु, जाते हैं, पांडिचशिला हाँ पर। यस, वो पांडव। हमेशा। तो सोचिए कि कहाँ ये भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी, और कहाँ इतनी दूर उसको ऐरावत हाथी पर बैठाकर बालक जिनेंद्र को सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते। ये सारे वैमानिक देव ले जाते हैं या व्यंतर देव, सारे ही देव? सौधर्मिंद्र लेकर जाता है साथ में, भले ही उसके ईशान इंद्र भी होता है, लेकिन मेन उसका सौधर्मिंद्र ही करता है काम। हाँ। और ये भी आपने बताया कि और क्षेत्रों में व्यंतर देवों के भवन होते हैं। जी। तो व्यंतर देव यहाँ भी रहते हैं, भरत क्षेत्र में भी रहते हैं जैसे गुफाओं वगैरह में बोला हाँ था, जी, हाँ जी। और नीचे नरक में भी रहते हैं। व्यंतर देव नीचे में नहीं, भवनवासी रहते हैं नीचे में। भवनवासी, और कुछ व्यंतर देव नहीं है, कुछ कोई भी व्यंतर देव वहां नहीं? आई थिंक व्यंतर तो ज्यादा ऐसा नहीं याद है, भवनवासी ही रहते हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे जो व्यंतर देव भरत क्षेत्र में है या विदेह क्षेत्र में, उनके भी लेवल में क्या कुछ डिफरेंस होता है या सेम होते हैं, वो कोई भी सेम कहीं रह रहेंगे। सकता है? हाँ, वो सेम रहेंगे। बस ये है कि कईयों के भवन कैसे हैं, राइट, उनकी रीतियां अलग अलग, क्योंकि भवन ऐसा नहीं है कि व्यंतर सभी समान है, सब उनमें भी फर्दर प्रकार रहते, कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना। अच्छा। तो अपन जब देवों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब उनके कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कुछ जो व्यंतर होते हैं उनको दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, लेकिन ये नहीं कि सारे व्यंतर जाति के देव परेशान करते हो, अच्छा। कहीं अपने में मजे लेते हैं। हाँ, रुक्मणी आंटी, आपने हाँ इसको। हाँ चारू, जैसे जम्बू द्वीप जो है 1 लाख योजन विस्तार है। हाँ जी। तो जो ये विदेश क्षेत्र है, ये सब, ये जम्बू द्वीप तो ऐसे पूरा नीचे से लेके ऊपर तक हो गया। हाँ जी। तो विदेश क्षेत्र भी जम्बू द्वीप, जैसे तुमने अभी बताया ना कि वो जम्बू द्वीप इसीलिए नाम पड़ा है, हम्म। तो ये विदेश क्षेत्र भी सब इसमें जम्बू द्वीप में हो गए सारे? हाँ 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 हाँ, सारा पूरा का पूरा ये सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये हाँ ऊपर से नीचे तक 1 लाख योजन है। हाँ ठीक हाँ, है, ये उसमें से सारा। देखिए 33,000 योजन का सिर्फ ये विदेश क्षेत्र है। ओके, ठीक है, तो ये सब जम्बू एक तरह से द्वीप 1/3 पोर्शन जो है विदेश क्षेत्र कवर कर रहा है। हम्म, गुड, हम्म, बहुत बढ़िया, जी। थैंक यू। ऑल राइट, चलिए फिर ये योजन में हाँ एक हाँ। चीज और, योजन में जो दिया है, अगर इसको हम किलोमीटर में कंबाइन करें तो क्या ये मतलब हम भारत क्षेत्र का किसी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे इंडिया से लेके कितने तक का पार्ट हो गया, पूरी हाँ, पार्ट ऑफ ये इंडिया? योजन में क्या रहता है कि एक योजन 8, छोटा वाला जो होता है, तो ये 4,000 मील का एक योजन होता है। योजन 4,000 मील। हाँ, एक योजन। ठीक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने मील का टोटल एरिया हो गया, है ना। तो क्या बता पूछ रहे थे आप उसके अलावा? मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया से ले, हम इंडिया के हाँ हाँ कन्याकुमारी से, मतलब बॉटम पार्ट से, तो हम ये जो 526 योजन है, लगभग 526 हाँ। योजन है, ये कितना एरिया कवर पाएंगे? मतलब अगर इंडिया से शुरू करें तो नॉर्थ का कितने ऊपर तक जा पाएंगे? हाँ, हम ऐसा कर नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि 526 योजन एक्चुअली ये कम लग रहा है ना, क्योंकि योजन जहां तक मेरी जानकारी है वो 4,000 मील का एक योजन रहता है। महायोजन की यहाँ पर बात हो रही है। अगर किसी को और को कोई जानकारी हो तो बताइएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखें तो 4 और 526 योजन, राइट, तो 20,000 मील हो गया, विच इज नॉट टू बिग, राइट। उसी हिसाब से एरिया देखें तो 20,000 मील का, तो 10,000 मील तो हम वैसे ही अमेरिका से भारत तक जाने में लगा लेते हैं, 10,000 मील। तो ये डेफिनेटली इससे बड़ा कुछ है ये 426 योजन का। तो एक बार और कंफर्म कर सकते हैं इस एरिया को कि ये कितने बराबर में कितने मील है, राइट।
तो मेरी जानकारी थी वो ये 4000 को अगर हम 526 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 20,000 नहीं है, ये 210,000 है। अच्छा, तो मैंने गलत, हाँ हाँ, तो वही मैं तो ओके सॉरी, मैंने गलत काउंटिंग कर दिया, मैथ्स गलत हो गया। ठीक है, हाँ राइट, 2,04,000 है। हाँ तो शायद ये पूरा मतलब अगर इवन सरकमफ्रेंस में तो शायद हाँ, तो ये हो गया 526 टाइम्स 4000, हाँ तो 2 लाख, एक्चुअली काफी ज्यादा हो गया ये। 2 लाख भी नहीं, 2 करोड़ हो गया। 21 लाख योजन, 21 लाख मील, सॉरी 21 लाख मील का पूरा भारत क्षेत्र का, ये जो हमने ऊंचाई की बात करी है वो हो गया है ना। तो दैट मेक मोर सेंस नाउ, क्योंकि अगर हम अपना जब देखते हैं, हम भारत से, अमेरिका से भारत जाते हैं 10,000 मील सिर्फ, राइट, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 21,000 मील की, राइट। तो उसमें पूरा फिर भारत क्षेत्र के बाकी खंड भी आ जाते हैं, नीचे से भी, है ना। हाँ 21,00,000 21 लाख योजन, यस 21 लाख मील, सॉरी नॉट 21 योजन, लाख माइल, 21,04,000 माइल, यस है ना। तो वो कहाँ से, बल्कि सिर्फ इतना सा है चौड़ाई मानी, लेकिन अभी और लंबाई भी देखो कुछ अलग है वो तो, है ना, वो ज्यादा है। तो इस तरह से यस, काफी बड़ा एरिया है ये, तो इसलिए ये अपनी जो आज की भूगोल है उससे सेट नहीं बैठता, ठीक है ना। ये 526 जो है ये इसका एरिया है या इसका, नहीं, सिर्फ ऊंचाई की बात है, जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, बस इतना सा। यस, इट्स नॉट फ्रॉम पूरब से पश्चिम वाला नहीं बताया है, सिर्फ हाँ एरिया नहीं है ये, सिर्फ ऊंचाई है। हाँ भूमिका, आपने हाथ रेज किया या पहले से था? नहीं चारू, क्वेश्चन है कि और ये आपने बताया कि ये सब चूड़ी के आकार का होता है, राइट। तो हाँ। हम जो आज की भूगोल है उसमें कहते हैं कि दुनिया गोल है, बट हमारा जैन शास्त्र कहता है कि दुनिया स्ट्रेट है। तो पर अगर अगर हम इसके हिसाब से देखेगा चूड़ी के आकार का होता है तो फिर तो गोल ही होना चाहिए ना दुनिया, नहीं? हाँ, लेकिन अपने में क्या बोलता है कि देखो, जो अमेरिका है, जो इंडिया है, राइट, वो भी सर्कल में है, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सब कुछ फ्लैट है, समझ रहे हो आप। भारत क्षेत्र जो है अपने आप में फ्लैट है, राइट, जो हमने यहाँ पर देखा भी था, ये देखो, है ना। तो ये आर्य क्षेत्र जिसे कहते हैं कि पूरा अमेरिका और इंडिया सब कुछ इसमें आ जाता है, तो ये तो फ्लैट है ना, ये सर्कल में नहीं है। ओके, गॉट इट, दैट इज द थिंग, या ठीक है। और जो ये 526 योजन है वो यहाँ से ऊपर तक ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर तो कितना विशाल एरिया हो गया इसका, राइट। तो इसलिए ये अपनी अपनी समझ से और अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत बाहर का एरिया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। श्योर। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत भूदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ पाठ करना। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।